मध्य प्रदेश के जिलों की श्रृंखला में भोपाल संभाग के हम जिले पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भोपाल जिला पढ़ लिया, रायसेन पढ़ लिया। आज हम विदिशा जिला पढ़ रहे हैं। तो विदिशा पे लिखा हुआ है कि विदिशा का पुराना नाम एक तो बेसनगर, याद रखना बेसनगर है, और विदिशा को विदिशा नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, इनको देश रत्न और अजातशत्रु कहा जाता है। ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति भी बने थे, 2 बार बने। अभी तक कौन राष्ट्रपति 2 बार बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। चलिए देखते हैं अगली बात है। इस जिले का प्राचीन नाम बेसनगर है। इसको भिलसा या महाबलिस्तान भी कहते हैं। भिलसा या भिलसा या महाबलिस्तान कहा जाता था। मुगल काल में इसे आलमगीरपुर कहा जाता था। आलमगीर किसका नाम है? तो आप कहेंगे औरंगजेब। औरंगजेब के नाम पर इसको आलमगीरपुर कहा जाता था। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको विदिशा नाम दिया। 1956 में मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था, 1956 में राजस्थान की तहसील सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिला दिया गया। और विदिशा की सिरोंज से सिंध नदी का उद्गम होता है, ये भी ध्यान रखना। विदिशा की सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, आप कहेंगे उदय होना, सूर्य उदय होता है दिशा, तो विदिशा से याद हो जाएगा। तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में। गुप्तकालीन गुफाएं, ये गुप्तकालीन गुफाएं, इन गुफाओं में 1 से लेकर 20 तक गुफाएं, लेकिन गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 जैन धर्म से संबंधित हैं और शेष वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, इन गुफाओं के दरबार पर भगवान विष्णु की भरा अवतार की प्रतिमा है। यहाँ वीरसेन शैव का अभिलेख भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना। वीरसेन शैव का अभिलेख कहाँ मिलता है? उदयगिरी के पास। वीरसेन शैव संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक, इस नगर का वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूतम में किया था। किसमें किया था? मेघदूतम। तो आप कमेंट में जवाब देंगे कि कालिदास किसके दरबारी थे? कालिदास किसके दरबारी थे? और मालवी काग्निमित्रम में शुंगों के समय में इस नगर का राजनीतिक महत्व बढ़ गया था। मालवी काग्निमित्रम में वर्णित है, शुंगों के समय इसका राजनीतिक महत्व बढ़ गया था। साम्राज्य के पश्चिमी हिस्सों में देखरेख के लिए यहाँ एक दूसरी राजधानी स्थापित की गई थी। यहाँ शुंग राजकुमार अग्निमित्र सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में रहने लगे थे। यह वही अग्निमित्र है जो कालिदास के मालवी का अग्निमित्रम नाटक का नायक है। अग्निमित्र विदिशा का था, ये भी ध्यान रखना। अग्निमित्र कहाँ का था? विदिशा का निवासी था। अगली इंपोर्टेंट बात, सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसको हलाली परियोजना भी कहते हैं, यह विदिशा जिले में है और रायसेन की सीमा पर है। दोनों जिलों की है। रायसेन में ही मैंने आपको पढ़ाया था सम्राट अशोक परियोजना, जिसको हलाली परियोजना भी कहते हैं। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने राजा भागवत के समक्ष अपने को परम भागवत कहा। और हेलियोडोरस किसका राजदूत था? ये आप कमेंट करेंगे। यूनानी राजदूत था, लेकिन किसका राजदूत था? हेलियोडोरस ने अपने को परम भागवत का। विदिशा में हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ स्थित है, जिसको खाम बाबा भी कहा जाता है। हेलियोडोरस के स्तंभ को खाम बाबा। अशोक की रानी, महारानी या अशोक की पत्नी विदिशा के बणिक या वैश्य की पुत्री थी, जिनका नाम था माया देवी या देवी या श्रीदेवी में से कोई भी नाम मिलता है। वैसे ज्यादा नाम माया देवी याद रखना, माया देवी। ठीक है, अशोक की पत्नी का नाम क्या मिलता? माया देवी। विदिशा के बणिक की ही पुत्री थी। और अभी आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा कि 101 घंटे लगातार बोलने का रिकॉर्ड, 101 घंटे लगातार बोलने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये करंट में चर्चा में था। आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। वो जो विदिशा से संबंधित थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ही सांसद रह चुके हैं।
जैन धर्म के तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली, शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा जिले से ही संबंधित है। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। शीतलनाथ इन्हीं के नाम पर देश का 108 फुट ऊंचा शंभशरण मंदिर स्थित है। इसी जिले में किया गया है। शंभशरण मंदिर शीतलनाथ के नाम पर 108 फीट ऊंचा। ठीक है, ये भी आपको याद रहेगा। तो शीतलनाथ याद रहेंगे। और कैलाश सत्यार्थी आजाद बचपन की ओर पुस्तक बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। 2014 में इनको मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मलाला यूसुफजई को गुल मकई भी कहा जाता है। इन्हीं पर गुल मकई नाम से एक फिल्म भी बनी है। और अगली बात याद रखें, मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। गुल मकई 12 जुलाई मलाला दिवस 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर मिला 2014 शांति का। सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज इसी जिले में है, विदिशा में ही है। सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो आप कहेंगे विदिशा जिले में है। इस जिले के गंजबासौदा में कृषि महाविद्यालय स्थित है। गंजबासौदा। अब बार बार में देखिए क्या करेंगे कि वीडियो को सुनते रहेंगे, सुनते सुनते में ही आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चना किस जिले में होता है? तो आप कहेंगे विदिशा में। तो आप कमेंट करेंगे कि अफीम कहाँ होता है, अफीम किस जिले में होता है। और धनिया सर्वाधिक किस जिले में होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। और प्याज सर्वाधिक किस जिले में होती है? इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट करिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थल भी गंजबासौदा है। पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, और कितना टेम्परेचर था ये भी मैंने बताया। वहां पर प्राचीन समय में यह हाथीदांत व्यापार का मार्ग था। हाथीदांत व्यापार का मार्ग भी विदिशा था। परमारकालीन नीलकंठेश्वर मंदिर इसी जिले में है। अब पिछले वीडियो में कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके जवाब में कि फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया था उस समय मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह थे। कुछ फूलन देवी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। 14 फरवरी 1981 को बहमई उत्तर प्रदेश में 22 लोगों की हत्या की थी। और यूपी के सीएम वीपी सिंह के समक्ष इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा। इन्होंने इसी कारण इस्तीफा दे दिया था, ये घटना के कारण। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये घटना के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फूलन देवी ने 1983 में आत्मसमर्पण किया था। और 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में इन्हें रिहा कर दिया। 1996 में चुनाव लड़ी, सांसद बनी मिर्जापुर क्षेत्र से। सन 2001 में इनकी हत्या कर दी गई शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने। आप बताएंगे कि ये किस पार्टी से सांसद रह चुकी हैं, इनकी पार्टी का नाम कमेंट करेंगे। इन पर फिल्म थी बैंडेड क्वीन, आपने देखा होगा बैंडेड क्वीन, काफी इंस्पायरिंग मूवी है। तो देखिए जरा उसमें कि किस तरह से एक लेडीज संघर्ष करती है, इसके संघर्ष की कहानी है बैंडेड क्वीन। और इन्हीं के जीवन पर आधारित है, फूलन देवी के जीवन पर। झीलों की नगरी क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इसमें भारत में किन किन शहरों को या किन क्षेत्रों को झीलों की नगरी कहा जाता है? एक तो भोपाल को कहा जाता है, एक उदयपुर को कहा जाता है, और एक श्रीनगर को कहा जाता है। तो अब आप बताएंगे कि पुलों की नगरी किसे कहते हैं, ये कमेंट में जवाब भेजेंगे। और सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? आप सब लोग जानते हैं भूकंपों का देश तो जापान को कहते हैं। अग्निवलय किसे कहते हैं? परिप्रशांत पेटी को अग्निवलय कहते हैं। उपनाम भी आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन काफी आते हैं। तो झीलों की नगरी नाम से भोपाल, उदयपुर और श्रीनगर को जाना जाता है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आप कहेंगे एन.वी. लोहानी। एन.वी. लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त एन.वी. लोहानी। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो ये सभी जितने क्वेश्चन मैंने कमेंट में पूछे उनके आप जवाब भेजिएगा। और पिछले जिलों के वीडियो भी आप देख के चलिए, नोट्स बना लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।